कोलकाता के पश्चिम बंगाल के एक हॉस्पिटल आरजिकल मेडिकल हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के रेप के बाद हत्या के बाद देश में जगह जगह पे प्रदर्शन होने लगते हैं। वैसे तो जो ये घटना है पूरे देश में आग की तरह फैली हुई है और हर हर एक इंसान को ये पता है, लेकिन फिर भी उस रात को क्या हुआ था एक छोटा सा संक्षिप्त में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। 9 अगस्त की रात को जब ये घटना हुई थी उससे कुछ घंटे पहले हम चलते हैं। 8 अगस्त की सुबह एक ट्रेनी डॉक्टर होती है जो कि 8:10 पे अपनी रोजमर्रा की तरह अपनी ड्यूटी के लिए हॉस्पिटल के में जाने के लिए तैयार होकर घर से निकल जाती है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वह अपनी ड्यूटी कर ही रही होती है और करते करते रात हो जाती है। उसी बीच नीरज चोपड़ा का जो कि ओलंपिक्स में मैच चल रहा होता है तो वो प्लान बनाते हैं क्यों ना मैच देखते देखते खाना खाते हैं। तो जो टीवी होता है हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पे जो सेमिनार है वहां सेमिनार हॉल में होता है, तो वो क्या करते हैं वही टीवी को ऑन करके जो मैच देखते देखते खाना खाना चालू कर देते हैं। खाना खाते 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 वह मतलब दोनों जो डॉक्टर होते हैं खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद वह दोनों चले जाते हैं वहां से अपनी ड्यूटी पे। लेकिन जो ट्रेनिंग डॉक्टर होती है वह कहती है कि मैं थोड़ी देर आराम करूंगी और वहां पर आराम क्या नाम है वो जो नीचे जो डॉक्टर का जो दूसरा रूम होता है वहां जगह नहीं होती, जिसके कारण वो जो सेमिनार हॉल होता है वहीं पे आराम के का सोचती है और वहीं पे जो गद्दा होता है उसी पे लाल कंबल जो कंबल होता है उसे ओढ़ के सो जाती है। दरअसल जो ये ट्रेनिंग डॉक्टर होती है उनकी 36 घंटे की शिफ्ट होती है। इसी 36 घंटे में हॉस्पिटल में रहना खाना पीना सब होता है। 36 घंटे में इनको घर नहीं जाना होता है, हॉस्पिटल में ही रहना होता है। ट्रेनिंग डॉक्टर जो कि करीब रात के 2 बजे सेमिनार हॉल में वहीं पर सो रही थी, तो यहाँ एंट्री होती है एक शख्स की करीब 4 बजे करीब सुबह के जो होते हैं 9 अगस्त के रात को जो एक शख्स है जिसका नाम है संजय रॉय, उसकी सेमिनार हॉल में एंट्री होती है। अब संजय रॉय कौन है पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे की घटना आपको बताते हैं कि संजय रॉय आखिर है कौन। संजय रॉय के बारे में बताएं तो यह संजय रॉय एक पुलिस का सिविक वॉलंटियर होता है जो कि हॉस्पिटल में लोगों की सुरक्षा के लिए वहां पे तैनात किया गया था। संजय रॉय के बारे में बताएं तो यह एक पुलिस का वॉलंटियर होता है। लेकिन संजय रॉय 2016 में उससे पहले इसी हॉस्पिटल में कुक का काम किया करता था और वह कुक का काम करते करते अचानक से 3 महीने के बाद वो वहां से गायब हो जाता है और गायब होने के बाद वो किसी को पता नहीं होता कि वो आखिर कहाँ गया और कोई ये जानने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि एक मामूली सा कुक होने के कारण उसे कोई इस चीज में किसी को ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती और वह कोई इसमें मतलब किसी को पता नहीं चलता कि आखिर कहाँ गया वो। अगले 3 साल तक संजय का किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन इसके ठीक 3 साल बाद 2019 में संजय कोलकाता की सिविक वॉलंटियर्स में जाके ज्वाइन हो जाता है। सिविक वॉलंटियर्स जो होता है एक टेम्परेरी बेस पे होता है और इनको जो पर मंथ है जितनी जो काम लिया जाता है उस हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। करीब 12,000 रुपए इनको सैलरी दी जाती है इनको, और जो इनको जरूरत होती है उस हिसाब से इनको काम ले लिया जाता है, जिसके कारण मतलब जो कोलकाता पुलिस में जो वर्कलोड है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए इसको शुरू किया गया था। संजय सिविक वॉलंटियर्स भर्ती होने के बाद पुलिस के जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है उसमें भर्ती हुआ था और करीब वहीं पे 1 साल इसने काम किया था। लेकिन इसके बाद इसने कुछ नेताओं की और अफसरों की चापलूसी करने के बाद इसने जो एक वेलफेयर सेल होती है जो कि सिविक वॉलंटियर्स की वेलफेयर सेल होती है उसमें अपना ट्रांसफर करवा लिया, जो कि हॉस्पिटल्स में और उसमें जाकर अपनी मतलब सेवाएं उसमें काम करते हैं। वेलफेयर सेल में हॉस्पिटल आने के कारण वहां पे थोड़ी सी कमाई भी हो जाती है, जैसे कि किसी मरीज की वहां पे जो बेड होता है फ्री में बेड दिलवा देना और किसी मरीज को भर्ती करवा देना, जो कि ये संजय उन मरीजों से भर्ती करवाने के कुछ पैसे लिया करता था। जितने भी भ्रष्ट जो सिविक वॉलंटियर्स वगैरह होते थे वो सब यही काम करते थे, इसी कारण से यहाँ पे अपना ये ट्रांसफर करवाते थे ताकि इनकी ऊपर की कमाई मतलब हो जाया करे। डेली डेली आने के कारण सब लोग इसको जानने लगे थे, हर डॉक्टर से इसकी जान पहचान हो गई थी, सब इसे जानते थे और फिर इसको किसी ने मतलब कहीं भी आ जा सकता था जिससे इसको कोई रोकता टोकता भी नहीं था। और एक बात ये भी है कि ये जो बाइक था वो भी पुलिस के लेके घूमता था और जो टी शर्ट होती है उस पे भी कोलकाता पुलिस लिख के रखता था, जिससे कई लोगों को तो ये लगता था कि पुलिस वाला है, जिसकी वजह से कोई रोकता टोकता नहीं था और कहीं भी आता जाता कहीं भी किसी भी रूम में जाके हॉस्पिटल के घुस जाता था। वेलफेयर सेल में काम करते करते अब इसने क्या किया, जो पुलिस की 4th बटालियन होती है उसमें ये जाके ज्वाइन हो गया। ये अब पुलिस की जो 4th बटालियन थी उसी में रहने लगा, वहीं सोने लगा। एक
तरह से जैसे जो पुलिस को जो पूरा वो होता है, पूरा इसको भी वही उसी तरीके से वहीं पे मतलब पूरी जगह मिलने लगी। यहाँ तक कि वहाँ जो पुलिस के लिए जो हॉस्पिटल में एक सेल जो रूम था वो भी इसको ही दे दिया गया था, जो कि एक एएसआई के नाम था, उसमें भी इसी को रखा गया था। पहली पत्नी की कैंसर से मौत होने के कारण यह उसके कुछ साल बाद 2022 में ये दूसरी शादी करता है और उस पत्नी के कुछ महीनों बाद ही ये उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है, उसको परेशान करना शुरू कर देता है। सबसे ज्यादा हद तो जब हो जाती है जब वह प्रेग्नेंट होती है और 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट होने के उसके बाद में मतलब प्रेगनेंसी में ये उसे लात मार देता है। उस समय फिर ये जो इसकी पत्नी होती है और इसकी सास होती है पुलिस के पास जाके इसकी कंप्लेंट करती है, जो कि कंप्लेंट करने के कुछ बाद उसके मतलब कोई इसके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं होती, जिससे तंग आकर इसकी सास इसकी पत्नी को ले जाकर अपने पास रखने लगती है और कुछ सालों बाद इसकी भी मौत हो जाती है। यह पहली पत्नी को भी इसी तरीके से टॉर्चर करता था जैसे इसको किया करता था। मार्च 2024 में अब एक और इसके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ था। एक हॉस्पिटल में एक लेडीज आती है अपने बच्चे को दिखाने के लिए, जो संजय की गंदी नजर इसके ऊपर पड़ जाती है। तो ये क्या करता है, उस लेडीज को पूरा इलाज वगैरह करवाता है, उसकी मदद करता है, यहाँ तक कि दवाई के लिए पैसा देता है। तो लेडीज कैसे खुश हो जाती है और ये वो लेडीज वहां से चली जाती है। लेकिन ये संजय जो क्या करता है, वो जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें से उसका नंबर निकाल लेता है। नंबर निकालने के बाद उसको गंदे गंदे मैसेज करता है, उसको वो वॉइस कॉल करता है, कॉल करके परेशान करता है। काफी टाइम तक उसे मतलब वीडियो कॉल मतलब कॉल मैसेज वगैरह करने लगता है, जिससे वो लेडीज परेशान होकर इसकी कंप्लेंट जाके एक मतलब पुलिस कंप्लेंट करने चली जाती है। और कंप्लेंट करने के बाद पुलिस इसको बुलाती है। जो इसको फोन इसका चेक किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि हाँ सच में ये उस लेडीज को परेशान कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर फिर भी कोई एक्शन नहीं होता। अगर उसी टाइम कोई एक्शन हो जाता तो आज शायद ये घटना, इतनी जो बड़ी घटना हुई है, शायद नहीं होती। लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो कोलकाता पुलिस है वहां इनका जो कमी, इनकी जो लापरवाही देखी गई है वो सबसे बड़ी लापरवाही है, सबसे बड़ी कमी उन्हीं की है। अगर उसी टाइम इसको अगर सजा दे दी जाती, अगर इसकी किसी भी सरकारी महकमे में कुछ भी अगर कॉन्ट्रेक्चुअल पे भी काम करना है, कहीं पे करना है, तो उसकी बाकायदा एक पीसीसी करवाई जाती है। उससे ये चेक किया जाता है कि इसके ऊपर कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के, अपनी पत्नी को टॉर्चर करना, मारना, पीटना, पहली पत्नी को मारना, और इस लेडीज के साथ भी इसके साथ जो आईपीसी की धारा में कई केस दर्ज हो सकते थे, उसमें दर्ज ना होने के कारण उसको वो नौकरी करता है और हॉस्पिटल में इस बड़ी घटना को अंजाम देता है। इसका कहीं ना कहीं कारण थी उसके सही समय पे केस दर्ज ना, पीसीसी क्लियर। अगर पीसीसी उसी टाइम हो जाती तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर हम किसी किराएदार को भी अगर आजकल रखते ना तो पुलिस हमें कहती है कि उसकी पीसीसी कराओ, कहीं वो क्रिमिनल तो नहीं है। लेकिन पुलिस वाले अपने पास ही जिसको रख रहे हैं उसी की पीसीसी नहीं करा रहे हैं। यह सबसे बड़ी लापरवाही है। जो कंप्लेंट करी उस लेडीज ने, उससे बस ये फायदा होता है कि संजय उस लेडीज को दोबारा परेशान नहीं करता और वह वहां से चली जाती है। और संजय फिर से अपने वही काम पे, जो सिविक वॉलंटियर्स का जो उसका हॉस्पिटल में जो काम होता है, मरीजों को बेड दिलवाना और भर्ती करवाना, ऊपर की कमाई करना, वो उसमें फिर से जाके लग जाता है। अब आते हैं घटना वाली रात पे। घटना से करीब कुछ घंटे पहले जो संजय रॉय होता है वह किसी पेशेंट को, जो कि उसी के सिविक वॉलंटियर होता है, उसका जो दोस्त है, उसके कोई रिलेटिव्स होते हैं, उनको वहां पे भर्ती करवाने के लिए आता है। वहां भर्ती करवाने के लिए जो लेके आता है तो वहां पे वो पूरा क्या नाम है, वहां पे भर्ती करवाता है। और उस टाइम भी जो ये जो विक्टिम होती है उसका, उसमें जो सीसीटीवी में देखने को मिला है कि उस टाइम भी उसका पीछा करता है और फिर कुछ टाइम जो भर्ती करवा के फिर ये चला जाता है। लेकिन रात के 11 बजे करीब फिर एक्सरे के काम से इसे दोबारा हॉस्पिटल आना पड़ता है और हॉस्पिटल आता है, क्योंकि जो लेडीज है उसका जो है, जो ऑपरेशन का जो टाइमिंग थी करीब रात के 1 बजे थी, तो ये हॉस्पिटल में ही रुकता है। और हॉस्पिटल में रुकता है तो ये इसका जो क्या था, जो रिलेटिव्स का जो संजय का दोस्त था, जिसके वो रिलेटिव्स थे, उसके साथ जो हॉस्पिटल की बाउंड्री होती है उसके पीछे बैठ के शराब दारू पीने लगता है। दारू पीते पीते इसको मतलब रात के करीब 1 बज जाता है और इनके दिमाग में कुछ आता है। और ये एक सोनागाछी जगह, रेड लाइट एरिया होता है, जो जगह होती है उससे हॉस्पिटल से थोड़ी सी दूर, तो वहीं दोनों चले जाते हैं ये। और वहां जाने के बाद ये क्या करता है, संजय तो भारी रुक जाता है, जो संजय का जो दोस्त होता है वो ऊपर चला जाता है। ऊपर चला जाने के बाद जो संजय है वो नीचे खड़े खड़े जो वहां की लेडीज होती है उनको छेड़ रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद संजय का दोस्त आता है और वहां से भी वापस दूसरे जो एक एरिया होता है जो कि चेतला होता है, जो कि रेड लाइट एरिया है, तो ये फिर वहां जाते हैं।
ये संजय फिर बाहर ही रहता है और इसके जो दोस्त है दोबारा से ऊपर जाता है। और संजय क्या करता है, एक लेडीज होती है उसको कुछ रुपए दे के उसकी प्राइवेट फोटो अपने मोबाइल में मंगाता है। उसके बाद ये क्या करता है, संजय का दोस्त बाहर निकल के आता है तो वहां से ऊबर की बाइक करता है और वो अपने घर चला जाता है। और संजय वहां पे क्या नाम है, फिर दोबारा से हिंसक पोर्न देखने लगता है। और पोर्न देखते देखते फिर ये दारू पीता है और दारू पीने के बाद ये दोबारा से हॉस्पिटल की तरफ फिर से जाने लगता है। हॉस्पिटल में करीब 3:50 पे यह हॉस्पिटल के गेट पे एंट्री करता है। सीसीटीवी में के थ्रू ये पता चलता है और यह फिर अपना शिकार एक भूखे भेड़िए की तरह ढूंढना शुरू कर देता है। यह डायरेक्ट सेमिनार हॉल में नहीं गया था। ये इससे पहले कई रूमों को खोल खोल के एक एक करके देख रहा था कहाँ शिकार मिल जाए। एक रूम खोलता है, दूसरा रूम खोलता है, फिर जाके अचानक इससे सेमिनार हॉल में जाके खोलता है। तो जाके सेमिनार हॉल में घुस जाता है जहां वो डॉक्टर जो कि कम्बल ओढ़ के थकी हुई सो रही थी उस पर जाके एक भूखे भेड़िए की तरह अटैक कर देता है। और उसको पहले तो मतलब मारपीट, उसका जो सर होता है दीवार में दे के मारते, उसका गला दबाता है। जिसके जो चश्मा लगाती थी वो, तो चश्मा क्या है, उसके जो शीशे होते हैं उसके आंखों में चुभ जाते हैं, जिससे खून निकलता है, उसके गले में चले जाते हैं, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है। उसके जो उंगलियों की हड्डी होती है उनको तोड़ देता है, गर्दन की हड्डी को तोड़ देता है। जो पैर होते हैं ना उसको 90 डिग्री पे ऐसे मोड़ देता है कि उसके पैरों की हड्डियों को भी तोड़ देता है। ये उसको मतलब इतनी तरीके से लहूलुहान मतलब जख्मी कर देता है ये कि जैसे कोई एक दरिंदा किसी जानवर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करेगा। उसके बाद एक ठीक वहां से करीब 4:05 में घुसता है, फिर उसके करीब 4:45 पर यह बाहर निकल आता है वहां से। और बाहर निकल के फिर जो पुलिस की 4th बटालियन जो होती है वहां जाके चुपचाप जाके सो जाता है, जैसे कि इसने कुछ किया ही नहीं है। बिना कुछ किसी डरे, ना कुछ पछतावा, ना कुछ, आंखों पे जाके चुपचाप सो जाता है। 9 अगस्त 2024 की सुबह 6:20 फिर हॉस्पिटल का एक स्टाफ होता है जो कि सेमिनार हॉल में जाके जाता है। और जैसे ही वह ट्रेन डॉक्टर की डेड इस हालत में देखता है तो वह जोरों से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और वह जाके तुरंत नीचे सबको बताता है। तो सब वहां पे जाके एकदम से दौड़े आते हैं। तो क्या होता है कि सब लोग एकदम से, भीड़ एकदम से जो अंदर घुसती है तो वहाँ जो जूतों के तरह जाती है, तो वहाँ पे सब फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स के जो क्राइम सीन होता है वो एकदम से उसका तहस नहस हो जाता है। उस पर कई फिंगरप्रिंट आ चुके होते हैं, क्योंकि जैसे वो चीखने चिल्लाने लगते हैं तो वहाँ पे सारा जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है एकदम से वहाँ भीड़ जमा के इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो क्राइम सीन था वो भी एकदम तहस नहस हो जाता है और फिंगरप्रिंट वगैरह जो है उसके भी एकदम तहस नहस हो जाती है। अब फिर वहाँ पे जो एक स्टाफ होता है वह संदीप घोष को कॉल लगाता है, जो कि हॉस्पिटल के प्रिंसिपल होता है। उसे कॉल लगा के इस सारे जो घटना होती है उसकी जानकारी देता है। लेकिन संदीप जो है वो हॉस्पिटल में ही होता है, लेकिन फिर भी कॉल करने के 1 घंटे बाद वह क्राइम सीन पर जाके पहुंचता है। और क्राइम सीन पे भी क्या है, अकेला पहुंच जाता है। ये मतलब अकेला, पुलिस को बुलाने की जगह खुद जाके वहां पहुंच जाते हैं। जो सही मायना था वो था पहले पुलिस को कॉल करके पूरी इस घटना की जानकारी देनी चाहिए थी, उसके बाद जो था खुद अपना मतलब आ जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद खुद वहाँ पे क्राइम सीन पे पहुंचने के 1 घंटे बाद अपने ऑफिस में वापस जाते हैं। फिर उसके बाद वह पुलिस को कॉल करते हैं और इसी समय पे एक जो स्टाफ होता है वह जो विक्टिम होती है उसके घर पे कॉल लगाता है और जो कॉल है उसकी माँ उठाती है। और जो हॉस्पिटल के जो स्टाफ होता है वो उसकी जो माँ होती है उनसे कहते हैं कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी लड़की की तबीयत खराब है। और ये बस इतना बोल के कॉल काट देते हैं। लेकिन जो विक्टिम के पेरेंट्स होते हैं वह कुछ समझ नहीं पाते और वह कुछ कंफ्यूज होते हैं कि रात के 11 बजे ही तो हमने बात करी थी, अचानक से उसकी तबीयत को ऐसा क्या हो गया कि अचानक से तबीयत खराब हो गई। और वह दोबारा से उसी नंबर पे कॉल लगा के पूछते हैं कि आप हमें साफ साफ बताइए कि हमारी बेटी को आखिर हुआ क्या है। तो उधर से ये कहते हैं कि आपकी लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया है, आप तुरंत आ जाइए। जैसे ही यह बात उन्होंने सुनी, जैसे मानो उनके पैरों तलों से एक जमीन खिसक जाती है। फिर जो लोग होते हैं वहाँ पे, जो एडिशनल सीपी होते हैं वो भी हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं और जो लोग होते हैं उनको प्रेशर बनाते हैं कि जो भी चीज़ें, कुछ भी जो आगे होगा वो जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होगा उनके सामने हुई, कि क्योंकि इससे पहले जो कुछ चीज़ें इस हॉस्पिटल में हुई हैं उसके हिसाब से लोगों का जो है मतलब कुछ डाउट रहता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कुछ भी आगे जो भी कार्रवाई होगी वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होगी। और इसी टाइम पे जो विक्टिम के माँ बाप होते हैं 12 बजे वो भी उसी हॉस्पिटल में मतलब पहुंच जाते हैं और वो आते ही अपनी बेटी को ढूंढते हैं और कहते हैं कि हम कहाँ है हमारी बेटी, हमें हमारी बेटी से मिला दो। लेकिन
कोई वहाँ पे जो कहते हैं कि अभी आप इतनी दूर से चल के आए हैं, आप पहले बैठो, पानी वानी पियो, अभी मिला देंगे। तो वहाँ पे बैठ जाते हैं और फिर एक क्या नाम, उसे 3 घंटे तक उन्हें वहीं बिठा के रखा जाता है, उसे उन्हें अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन इसके बाद एक कोई स्टाफ आता है और उनके कान में चुपके से कहता है कि सेटलमेंट कर लीजिए। तो ये सुन के वह हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं किस चीज़ का सेटलमेंट कर लें। लेकिन फिर करीब 3:03 पर विक्टिम्स के जो पेरेंट्स होते हैं उसको बॉडी के पास लेके जाया जाता है, और जब उनको बॉडी दिखाई जाती है तो आधे शरीर पर, आधे नग्न जो शरीर होता है, आधे शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं नीचे के शरीर पे, और उसके जो आंखों से खून आ रहा होता है, मुंह से खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है, कई जगह की शरीर की हड्डियाँ टूटी होती है। तो जो पेरेंट्स हैं वो देखते ही कहते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो, ये सुसाइड नहीं, ये एक मर्डर है, इसे मर्डर किया हुआ है। जैसे ये हॉस्पिटल में बात फैलती है तो पूरे हॉस्पिटल में शोर शराबा हो जाता है और वहाँ पे सब भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और फिर उसके बाद ऑटोप्सी के लिए बोला जाता है। तो वहाँ पे एक जो विक्टिम्स की दोस्त होती है वो समझदारी दिखाती है और कहती है कि कोई भी ऑटोप्सी बिना वीडियोग्राफी के नहीं होगी, और वह वीडियोग्राफी के जैसे उसमें वीडियोग्राफी के द्वारा ऑटोप्सी होती है तो उसमें पता चलता है कि उसमें ये कोई सुसाइड नहीं था, मर्डर था। वह उसमें मतलब बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। और यहाँ पे एक चीज़ और मतलब लोगों तक हाथ की तरफ फैल जाती है कि जिसमें लोगों को क्या नाम है कि जो उसके जो विक्टिम के जो शरीर में प्राइवेट पार्ट में जो है 150 मिलीग्राम जो है तो सीमेंट मिला था, जो कि एक बार में जो एक ह्यूमन बॉडी होती है वो सिर्फ 50 मिलीग्राम ही जो प्रोड्यूस करती है। इससे जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इसमें ये कोई रेप नहीं, गैंग रेप था। लेकिन बाद में ये जब रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें ये बात गलत साबित होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रेप में सिर्फ संजय रॉय का ही ये हाथ होता है, और उसमें और किसी का इसमें मतलब नहीं, किसी का जो है सबूत नहीं मिलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। इतना टाइम निकल गया था लेकिन फिर भी अभी तक किसी ने FIR नहीं की थी। और बिना, कमाल की बात यह है कि बिना FIR के ये जो क्या नाम है बॉडी का पोस्टमार्टम भी कर दिया जाता है। स्टूडेंट का तो कहना ये भी था कि पुलिस इस मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी कर रही थी, इतनी ज़्यादा मतलब जो बॉडी थी उसका क्रीमेशन मतलब अंतिम संस्कार भी कर दिया। वो जो विक्टिम की बॉडी से पहले 3 बॉडी और भी थी, उनको उठा के उससे पहले विक्टिम की बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया। इस खबर को लेके पूरे देश भर में एकदम से प्रदर्शन और जो क्या नाम है लोगों तो बात फैल जाती है। तो पूरे देश में कोलकाता में जाके बहुत ही मतलब प्रदर्शन वगैरह, हंगामा वगैरह होने लग जाता है। इसको देख के जो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट होती है वो कहती है कि जो चीज़ें हाथ से निकलती हैं तो जाके पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि कैसे भी हो यहाँ पे जो अक्यूज है उसे लेके आओ, जिसने भी किया उसे किसी भी हालत में पकड़ो। तो जो संजय रॉय होता है, जो कि एक जो CCTV कैमरे में जो निकलते हुए ब्लूटूथ दिख रहा है, इसकी वजह से पकड़ा जाता है, क्योंकि जब अंदर घुसता है तो ये ब्लूटूथ उसकी गर्दन में रहता है, निकलते समय ब्लूटूथ जो है उसकी गर्दन में नहीं पाया जाता, वो वहीं पे गिर जाता है। उसको क्या होता है, पुलिस वाले जो ब्लूटूथ को उसके मोबाइल के पास लेके जाते हैं और तुरंत उसके मोबाइल से कनेक्ट होता है, यहाँ से जो है संजय रॉय पकड़ा जाता है। अब इसी चीज़ को लेके क्या नाम है जो डॉक्टर्स थे उनके दिल में मतलब इनके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और वो जाके प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं। इसी बीच जो ममता बनर्जी होती हैं वो अलग से एक प्रोटेस्ट करती हैं अपनी जो TMC की जो पार्टी होती है उसे लेके। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मुझे क्या यहाँ पे मतलब किसी को भी पूरे देश को बात समझ में नहीं आती कि एक चीफ मिनिस्टर वो प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या हाल है। जो चीफ मिनिस्टर भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, यहाँ तक कि होम मिनिस्टर भी है, तीनों की तीनों पुलिस जो है वो ममता बनर्जी हैं, पुलिस उनके हाथ में है, हॉस्पिटल उनके हाथ में है, और क्या नाम है होम मिनिस्टर है। तो ये समझ में नहीं आता वो जो है प्रोटेस्ट कर किसके लिए रही थी, इसका मतलब प्रोटेस्ट से क्या बेनिफिट निकल के आया, वो किसी को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया था। इसके बाद जो क्या नाम है 14 अगस्त की रात को कुछ जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे होते हैं, कुछ जो भीड़ आती है एकदम से उन डॉक्टर्स पर हमला कर देती है और हॉस्पिटल में घुस जाती है। हॉस्पिटल में घुसने के बाद वहाँ जो CCTV कैमरे लगे होते हैं, वहाँ के जो इमरजेंसी वार्ड होता है, जितने भी जो वार्ड होते हैं उसमें एकदम तोड़ फोड़ कर देते हैं। उसे कुछ ही घंटों में जो हॉस्पिटल होता है उसे कबाड़ घर में बदल देते हैं। इसी बीच एक क्या नाम है एक जो संदीप घोष जो प्रिंसिपल थे जो हॉस्पिटल के, वो एकदम से रिजाइन दे देते हैं। वो ये कहते हैं कि जो विक्टिम थी मेरी बेटी जैसी थी, इसलिए मैं ये हॉस्पिटल से रिजाइन दे रहा हूँ। लेकिन उसके रिजाइन देने के 12 घंटे बाद तुरंत और जो संदीप घोष था उनको इससे भी बड़े हॉस्पिटल में जाके उनका वहाँ का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। यहाँ से कुछ मतलब कुछ समझ में नहीं आता, और जाके हाई कोर्ट ने भी जो ममता बनर्जी की सरकार उनको फटकार लगाई थी कि एक जो
प्रिंसिपल था जो कि उसमें क्या नाम है, जिसकी सबसे बड़ी जो वहाँ पे लापरवाही रही, उनको तुम सजा देने की जगह उनका तुम प्रमोशन कर रहे हो। जब उन्हें रेजिग्नेशन दिया तो उसे या तो दो ऑप्शन थे, या तो आप उसे एक्सेप्ट करते या उसे रिजेक्ट करते। आपने इन दोनों को छोड़ के उन्हें मतलब ट्रांसफर, मतलब उनका प्रमोशन दे दिया गया। संदीप घोष के बारे में यहाँ पे एक और बात सामने निकल के आई। दरअसल संदीप घोष जो है 2021 में आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल बनाए गए थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि जो अख्तर अली हैं जो कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट हैं, उनका आरोप था कि वह कुछ भी काम जो करते हैं उसमें मतलब एकदम 20% जो है कमीशन लेते हैं। वो है अब तक के मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे भ्रष्ट इंसान है, मैंने आज तक नहीं देखा। और यह कुछ जो चीज़ें हैं जो अभी कुछ साबित भी हुई हैं, मतलब सही साबित हुई हैं, और वह अभी सीबीआई की हिरासत में है। जो एक जैसे कि वहाँ पे जो संदीप घोष था, वो मेडिकल वेस्ट जो होते हैं ना, जैसे सिरंज हो गए, मास्क हो गए, वो मेडिकल वेस्ट जो होता है ना, उसको जो हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको अपने अलग रखते हैं, उनको एक जो सेल होती है उसको देते हैं ताकि उस अच्छी तरीके से उसे मतलब डिस्ट्रॉयड, मतलब ख़त्म करें, ताकि वो दोबारा कोई से यूज़ ना कर सके। क्योंकि अगर वो किसी और के हाथ लगेगी, उसे दोबारा किसी मतलब ऐसे ही उसे यूज़ करने के लिए तैयार करके मार्केट में मतलब पहुंचा दिया जाएगा, तो लोगों को भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं, HIV, टीबी, बहुत सारी बीमारियों का सामना मतलब लोगों को हो सकती हैं। जिसकी वजह से जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो एक स्पेशल सेल को उस सारे जो वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट है, उसको देते हैं, जिससे वो सही से नष्ट कर, मतलब उसे डिस्ट्रॉय कर सके, ख़त्म कर सके। लेकिन जो संदीप घोष था वो क्या करता था, जो ये मेडिकल वेस्ट था उसे ओपन मार्केट में, खुले में मार्केट में जाके बेच देता था, जिसका 20% वो कमीशन खाता था। और इसमें सबसे शर्म की बात यह है, उसमें कई सरकारी मतलब जो अधिकारी थे वो भी इसमें शामिल थे। संदीप घोष जो है लावारिस जो लाश होती है उसकी भी तस्करी किया करता था, और उसमें भी अपना कमीशन खाया करता था। इतने नहीं, संदीप घोष पे ये भी इल्जाम लगते रहे कि हॉस्पिटल में जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ करते थे उस पर भी कमीशन लिया करता था। ये तो संदीप की जो घटिया सोच है वो बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन इससे भी जो शर्मनाक अभी जो गूगल एनालिसिस की तरफ से एक जो खबर आने को मिली है वो बहुत ही शर्मनाक है। उससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि जो देश में जो लोग रह रहे हैं वो जो विक्टिम है उसको के जो गूगल पोर्न साइट्स पे होती है उस पे उसे सर्च किया जा रहा है। विक्टिम्स की फोटो और वीडियोस को पोर्न साइट्स पे सर्च किया जा रहा है। यह बहुत ही शर्मनाक है। और आप सोच सकते हैं कि देश के लोगों की सोच किस तरफ जा रही है। जहां हमें उस विक्टिम के साथ खड़े होके उस विक्टिम के इंसाफ दिलाने के लिए हमें खड़ा होना चाहिए, वहां लोग उसकी वीडियोस खोज कर रहे हैं, वो भी एक पोर्न साइट्स पे। यह सब हमारे देश की बदलती सोच को बहुत दर्शाता है। और कई लोग ये कहते हैं कि जो ऐसी जो घटनाएं वो लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने पे होती हैं। तो मेरा कहना यह है कि कपड़े छोटे नहीं होते, छोटे लड़कों इंसानों की सोच होती जा रही है। इसी घटना पे चिंता जताते हुए हमारी देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी बयान दिया है कि हमारे देश की बहन बेटियों पर इस तरीके का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, बस बहुत हुआ। हम सरकार से बस इतना ही गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं आगे चलकर रुकनी चाहिए, और संजय रॉय जैसे और जो संदीप घोष जैसे ये जो इंसान है इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिससे आने वाले जो इंसान है, जो दूसरे ऐसा जो इंसान है जो ऐसा क्राइम करने से पहले 100 बार सोचे और डरें, इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे आगे ऐसी घटनाएं बंद हो चुके हैं। थैंक यू।